जिंदगी में फैसले इंसान किस आधार पर लेता है? क्या उसके पीछे उसकी बौद्धिकता का योगदान ज़्यादा होता है या उसकी भावनाएं, उसकी फीलिंग का योगदान ज़्यादा होता है? ये बहस का एक विषय रहा है। रैपिड शतरंज के बादशाह कहे जाने वाले विश्वनाथन आनंद से एक बार एक पत्रकार ने पूछा था कि आप इतनी तेज चालें कैसे चल लेते हैं? क्या अपने दिमाग में सभी चालें आप पहले से सोच कर रखते हैं? विश्वनाथन आनंद ने बहुत ही मासूमियत से जवाब दिया था कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल सोचकर इतनी चालें याद करके चलना मुश्किल है। इसलिए जो उनको किसी समय विशेष पर, बिंदु पर फील होता है, जो उन्हें क्या है एक समय पर इंट्यूट होता है, उसके आधार पर वे चालें कह चल देते हैं। भारत के कैप्टन कूल कहे जाने वाले एमएस धोनी ने T20 वर्ल्ड कप में जोगिंदर शर्मा को जब बॉलिंग दी थी तो उस निर्णय को लेकर बहुत सारे मंथन हुए, बहुत सारे उस निर्णय का विश्लेषण क्या किया गया, क्योंकि वो ऐसा एक कदम माना जाता है जिसमें भारत ने विश्व कप को जीत लिया। एमएस धोनी के किसी भी जवाब में कहीं पर भी ये नहीं आया कि ये उन्होंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला क्या किया था। उन्हें उस सिचुएशन में जो लगा, उस सिचुएशन में उन्होंने क्या है वैसा किया। और अगर सोचते समझते तो अनुभव का तकाजा ये मांग करता है कि जो ऐसी सिचुएशन को पहले हैंडल कर चुका हो उसे क्या है ऐसे मौकों में बॉलिंग करने के लिए दिया जाए। इसलिए जिंदगी में आपको ऐसे बहुत से उदाहरण मिलेंगे जहां पर व्यक्ति इंट्यूटिव तरीके से डिसीजन मेकिंग करते हैं, जहां पर व्यक्ति अंतः प्रज्ञात्मक तरीके से, इंट्यूटिव तरीके से क्या है डिसीजन मेकिंग करते हैं। और इसी बात को लेकर डैनियल गोलमैन ने अपनी किताब इमोशनल इंटेलिजेंस को एक्सप्लेन करते समय एक बहुत ही रोचक चीज बताई। उनका कहना था कि सेल्फ अवेयरनेस जो होती है वो जब इंसान में बहुत क्लैरिटी के साथ डेवलप हो जाती है तो उसका जो हाईएस्ट पॉइंट होता है वो गट फीलिंग होती है। जो गट फीलिंग होती है वो सेल्फ अवेयरनेस का पीक है। और जिंदगी के जितने भी बड़े फैसले होते हैं वो हमेशा इंसान के लिए एक अनिश्चितता में छलांग लगाने जैसे क्या होते हैं। जिंदगी के महत्वपूर्ण मामलों में, निजी जीवन में जो भी हम फैसले करते हैं उन फैसलों में हम कहीं ना कहीं क्या है कि भविष्य जो अनिश्चित होता है उस अनिश्चित भविष्य में कुछ निश्चित करना चाहते हैं। तो हर बड़ा निर्णय व्यक्ति का जो भविष्य को लेकर होता है वो अनिश्चितता में छलांग लगाने जैसा होता है। और जब भी आप अनिश्चितता में छलांग लगाते हैं ना तो आप अपनी बुद्धि के आधार पर, बौद्धिकता के आधार पर फैसले नहीं करते हैं। आप अपनी गट फीलिंग के आधार पर करते हैं कि मैं कर ले जाऊंगा, मेरे लिए यही ठीक है। चाहे वो किसी क्षेत्र में करियर बनाने का प्रश्न हो, किसी पहले से चल रहे जॉब को छोड़ने का प्रश्न हो, शादी विवाह का प्रश्न हो, यहां तक कि एक इलाके में, पुराने इलाके को छोड़कर एक नए इलाके में रूम लेने तक का जो प्रश्न है, इन सब में डैनियल गोलमैन कहते हैं कि गट फीलिंग इंसान की काम करती है। और उसका रीजन भी वे बताते हैं कि आप वहीं पर अपना दिमाग लगा सकते हैं, अपनी बौद्धिकता लगा सकते हैं जहां पर आपको सब कुछ पता हो और इसके साथ ही जो वर्तमान के पहले की चीज हो, जो वर्तमान के बाद की चीज है, भविष्य की चीज है, जिसमें चीजें होनी है अभी,
वहां पर आप क्या है, दरअसल रैशनैलिटी के बजाय आप गट फीलिंग को क्या है लेते हैं। और जो बड़े लोग होते हैं, उन बड़े लोगों की गट फीलिंग जो होती है बड़ी स्ट्रांग होती है। इसलिए डैनियल गोलमैन उन्होंने लिखा कि सम डिसीजंस कांट बी मेक वेल थ्रू sheer rationality, they require gut feeling and the emotional wisdom garnered through past experiences. इंट्यूशन एक डेवलप हो जाता है। और कई बार इसलिए आप जिंदगी में कुछ लोगों से पूछा जाए कि आपने ये फैसला क्यों लिया, आपको नहीं पता था कि इतनी अनिश्चितता है। अगर उस फैसले के अनुसार वो अपने आप को सही साबित कर पाता है तो समाज, परिवार, कोई भी नहीं पूछता है कि आपने ये फैसला क्यों लिया। चेतन भगत से आज कोई नहीं पूछेगा कि आपने ये फैसला क्यों लिया था, कि आपने आईआईटी की पढ़ाई की, फिर आईआईएम में आप गए, अहमदाबाद से आपने एक डिग्री ली, फिर आप इन्वेस्टमेंट बैंकर बने और अचानक आपने इन्वेस्टमेंट बैंकर की नौकरी को छोड़कर आपने राइटर बनने का फैसला कर लिया। और कुछ लोग ये कहेंगे कि मान लीजिए कि राइटर बनने के बाद उनको कामयाबी नहीं मिलती तो भी वो फैसला तो गट फीलिंग के आधार पर ही होता। वो कोई नफा नुकसान सोच कर, देख कर, बौद्धिकता के आधार पर अनुमान किया गया फैसला तो था नहीं। तो जब चेतन भगत जैसे बड़े लोगों ने अपने गट फीलिंग के आधार पर अपने इन्वेस्टमेंट बैंकर की नौकरी छोड़कर उन्होंने राइटर के लिए या राइटर को अपने लिए ज्यादा मीनिंगफुल पाया। या इसी तरह से एक आईएएस ऑफिसर सेलेक्ट होने के बाद एंटरप्रेन्योरशिप के लिए अपनी आईएएस की नौकरी को छोड़ देता है। रोमन सैनी जिन्होंने अन अकेडमी खड़ा किया, उनके बारे में पूरा भारत जानता है, हाल फिलहाल की ये घटना है। और ऐसे आपको अनेक उदाहरण मिलेंगे। तो ये इन लोगों ने कहीं पर भी किसी डॉक्यूमेंट में, कहीं इंटरव्यू में अभी तक इन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा है कि उन्होंने गट फीलिंग के आधार पर फैसले लिए, लेकिन एक गहरा विश्वास तो था ना कि वो कर ले जाएंगे। वे एक इंट्यूशन अपने को लेकर था, अपनी एबिलिटीज को लेकर उन्हें डाउट नहीं था। और यही चीज क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है बताती है। इसी को कहते हैं कि ये एकेडमिक इंटेलिजेंस नहीं है, ये कोई एजुकेशनल इंटेलिजेंस नहीं है। गट फीलिंग होना और उसका सही हो जाना, ये इमोशनल इंटेलिजेंस है। डैनियल गोलमैन ने अपनी किताब इमोशनल इंटेलिजेंस में बताया है कि गट फीलिंग जो होती है वो सेल्फ अवेयरनेस का हाईएस्ट बिंदु होती है, क्योंकि वहाँ पर व्यक्ति अपनी कमजोरियों, अपनी सामर्थ्य, अपने संवेग, इम्पल्सेस, अपने ड्राइव्स, अपने वैल्यूज, अपने गोल्स, इन सब को बहुत क्लियरली क्या है जानता है। बस उसके लिए रास्ता अचीव करने के लिए क्या है बात होती है। और एथिक्स में तो आप ये पाएंगे कि कहा जाता है कि जब व्यक्ति के सामने अपने कर्तव्यों को लेकर द्वंद्व पैदा हो कि उसे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो अपने कर्तव्यों को लेकर जब व्यक्ति के सामने द्वंद्व पैदा हो तो महात्मा गांधी जैसे बड़े लोग ये कहते हैं कि अपनी अंतश्चेतना को में झांक कर देखो और जो वो कह रही है उसके अनुसार काम करो, अपनी अंतश्चेतना के अनुसार कार्य करो। तो ये कहानियाँ, ये बातें हमें बताती हैं कि हमारी ज़िंदगी में सिर्फ बौद्धिकता का ही महत्व नहीं होता है, हमारी ज़िंदगी में भावनात्मक जो बुद्धि होती है उसका भी बहुत क्या है महत्व होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।